औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 5 काइंड्स ऑफ मीनिंग। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मीनिंग। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम मीनिंग्स की काइंड्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। लेसन शुरू करते हैं जी। फर्स्ट काइंड हमारे पास है लिंग्विस्टिक एंड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। लिंग्विस्टिक मीनिंग इज कॉल्ड डिनोटेटिव, लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग। ये वाली आप लाइन हाईलाइट कर लें कि जो लिंग्विस्टिक्स मीनिंग होते हैं उनको डिनोटेटिव, लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग भी कहा जाता है। अच्छा, ये वो वाले मीनिंग होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरीज के अंदर होते हैं, यानी डिक्शनरी मीनिंग्स भी आप इनको कह सकते हैं, और ये लिटरल मीनिंग्स होते हैं। A piece of language is structured simultaneously on more than one level. At least 3 levels are necessary for linguistic competence. यानी हमें linguistic competence के लिए लैंग्वेज के 3 levels पर अबूर हासिल करने की ज़रूरत होती है। वो 3 levels कौन से हैं? फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी लैंग्वेज की साउंड्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिंटैटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका जो लैंग्वेज के पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, और लैंग्वेज के मीनिंग्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है उसको आप लोग देखें एक दफ़ा। देयरफॉर कंसेप्चुअल मीनिंग इज एन इनएक्सट्रैकेबल पार्ट ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज। तो ये लीज की स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टॉपिक, कॉनोटेटिव रिफरेंशियल मीनिंग। पीछे हमने पढ़ा है डिनोटेटिव मीनिंग, और ये अब उसका ऑपोजिट है कॉनोटेटिव और रिफरेंशियल मीनिंग। Connotative meanings include not only physical characteristic but also psychological and social properties। यानी किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें कॉनोटेटिव मीनिंग समझने के लिए ना सिर्फ उस वर्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉपर्टीज़ का भी हमें इल्म होना चाहिए। These may also include qualitative properties of the referent based on certain social viewpoints। Connotative meanings are concerned with the real world experiences। यानी जो connotative meaning होते हैं ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से कंसर्न होते हैं। वन एसोसिएट विद एक्सप्रेशंस वन यूजेस और हियर्स। यानी अब एक वर्ड का जो मीनिंग है, अगर वो वर्ड उसके सामने बोला जाए तो उसके माइंड में वो ही मीनिंग आएगा जो उसने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी सुना होगा, कभी बोला होगा, तो सबसे पहले उसके माइंड में वो ही मीनिंग आएगा। The boundary between the conceptual and connotative meaning is based on the distinction between language and the real world। यानी connotative और conceptual meaning के दरमियान वही फ़र्क है जो लैंग्वेज और रियल वर्ल्ड के दरमियान में डिस्टिंक्शन है। कॉनोटेटिव मीनिंग्स आर पेरिफेरिकल। ये वाला भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कॉनोटेटिव मीनिंग पेरिफेरिकल होते हैं। दीज आर रिलेटिवली अनस्टेबल। अनस्टेबल इस तरह से होते हैं ना कि एक पर्सन ने एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग अखज़ किया है और दूसरा जो है वो दूसरा उसका मीनिंग अखज़ कर सकता है, यानी हर बंदा मीनिंग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा होता है, तो ये अनस्टेबल होते हैं। एज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चर। इस तरह ये कल्चर में भी डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस भी इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। क्वालिटेटिव मीनिंग्स के बारे में एक और यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि ये जो होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं और ये ओपन एंडेड होते हैं, यानी इससे डिफरेंट मीनिंग अखज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग आर दोज विच अ पीस ऑफ लैंग्वेज कन्वेज अबाउट द सोशल सर्कमस्टांसेज ऑफ इट्स यूज। यानी किसी लैंग्वेज को सोशली किस तरह से यूज़ करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, सोशल मीनिंग हमें ये सब बता रहे होते हैं। वी डिकोड द सोशल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट थ्रू आवर रिकग्निशन ऑफ द वेरियस डायमेंशन एंड लेवल्स ऑफ स्टाइल। अच्छा, इस पर डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं, लेवल्स ऑफ स्टाइल, वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। यानी एक ही बात करने का एक ही मीनिंग कन्वे करना है, लेकिन डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। वी रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन एज बीइंग डायलेक्टिकल स्पेसिफिक ओरिजिन। अच्छा, इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप एक उर्दू का वर्ड है, कोई सिंपल वर्ड उर्दू का ले लें। अब वही सिंपल जो उर्दू का वर्ड है वही अगर एक ऐसा बंदा स्पीक करे जिसकी नेटिव लैंग्वेज पश्तो हो, तो वर्ड तो वो उर्दू का ही होगा, लेकिन वो उसको अपने डायलैक्ट में, अपने लहजे में प्रोनाउंस करेगा। Social meanings tells us about the geographical or social background of the speaker. Other features of the language may disclose something concerning the social relationship between the speaker and the hearer। यानी वो स्पीकर और हेयर के दरमियान सोशल रिलेशनशिप को बयान कर रहे होते हैं। About the scale of status usage from formal and literary to colloquial, familiar and eventually slang। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने सॉरी कहना है तो डिपेंड करता है कि आपने सॉरी, आपका स्टाइल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने सॉरी किस से कहना है। अगर आपने सिस्टर से, ब्रदर से या फ्रेंड से कहना है तो आपका जो अंदाज़ होगा वो डिफरेंट होगा। इसके बरक्स अगर आपने टीचर से या पेरेंट्स से सॉरी कहना है तो आपको जो अंदाज़ है वो डिफरेंट होगा। A sentence may differ from its conceptual meaning due to some social forces, the usage of language by the society which determines its meaning based on the multiple individuals and social factors।
तो इसमें ये सारे सोशल फैक्टर्स जो है इन सोशल मीनिंग्स पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फॉर्मेलिटी के बारे में बताया गया है। हर बंदे से बात करने के लिए डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी जो है वो अलग होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, ये वाले जो है ना, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिग्रीज ऑफ फॉर्मेलिटी की कुछ टाइप्स बताई गई। डोमिसाइल का मतलब होता है वेरी फॉर्मल, रेजिडेंस मीन्स फॉर्मल, अबॉर्ड पोएटिक एंड होम जनरल। आगे हमारे पास है इफेक्टिव मीनिंग। अच्छा, इफेक्टिव वर्ड सुन के हमें रियलाइज हो जाता है कि ये मीनिंग्स जो है ये इमोशन से मुतल्लिक होते हैं, फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। इफेक्टिव मीनिंग रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग ऑफ द स्पीकर इंक्लूडिंग द एटीट्यूड ऑफ द लिसनर टू द कंटेंट ऑफ द टॉक। मतलब जो बात हम कर रहे हैं वो और जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे मीनिंग्स कन्वे करने में हेल्पफुल होता है, असरअंदाज हो रहा होता है। These are often explicitly conveyed through the conceptual or the connotative content of the word used। यानी ये connotative content को यूज़ करते हुए और conceptual meanings को यूज़ करते हुए emotions को express किस तरह से की जाता है। Social norms of politeness may vary from society to society। other factors, intonation, tone of voice may also be crucial in the making of these meaning। अच्छा, ये ना social norms हर सोसाइटी में डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको एक बंदे पे गुस्सा आया हुआ है, अब किसी के घर जाते हैं, अब डोर नॉक कर रहे हैं लेकिन अगला बंदा डोर नहीं खोल रहा, आप मेहमान हैं, आप वहाँ पे गए हुए, आप वहाँ पे लड़ाई तो नहीं कर सकते। अपने गुस्से को अपने अंदर रखते हुए पोलाइटनेस किस तरह से शो करनी है, ये अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंटली लोग करते हैं। यानी कि डिफरेंट रस्म व रिवाज होते हैं पोलाइटनेस भी शो करने के। तो ये जो इफेक्टिव मीनिंग होते हैं ये कि हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी है। इफेक्टिव मीनिंग आर लार्जली प्रेस्ड कैटेगरी इन अ वे। फर्दर वी कैन यूज सम अदर एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। जहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इंटरजेक्शंस है लाइक आहा एंड या एक्सेट्रा। आगे हमारे पास है रिफ्लेक्टेड एंड कोलोकेटिव मीनिंग। रिफ्लेक्टेड मीनिंग ऐसी मीनिंग होते हैं जो कि कल्चर से रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्टेड मीनिंग आर द मीनिंग्स व्हेन वी एसोसिएट वन सेंस ऑफ द एक्सप्रेशन विद अनदर। यानी एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं और वो करेक्ट भी होते हैं। एक वर्ड को डिफरेंट सेंस में उसके मीनिंग्स को लिया जा सकता है। मीनिंग्स विच अराइजेज इन द केस ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल मीनिंग विच वन सेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू अनदर सेंस। ये लीच की स्टेटमेंट है। वन सेंस ऑफ द वर्ड सीम्स टू रब ऑफ अनदर सेंस व्हेन इट हैज़ अ डोमिनेंट suggestive power either through relative frequency and familiarity or through the strength of its association। यानी एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं लेकिन आप उस मीनिंग को ज़्यादा सही समझ सकते हैं जो ज़्यादा एसोसिएटेड हो उसकी सेंस से। द केस वेयर द रिफ्लेक्टेड मीनिंग इंट्यूड थ्रू द sheer strength of emotive suggestion is most strikingly illustrated by the words which have also taboo meanings। ये वाली लीच की स्टेटमेंट है। अच्छा, टैबू मीनिंग्स वो वाले मीनिंग होते हैं जो किसी कल्चर में ना गैर मुनासिब समझे जाते हैं, जो किसी कल्चरल सिचुएशन में मुनासिब नहीं होता जो वर्ड्स यूज़ करना। Collocative meanings consist of the association of word acquired on the account of the meaning of the words which tend to occur in its environment। यानी कि आपने किस तरह के environment में किस तरह से कोई वर्ड यूज़ करना है। जैसे आप प्रीटी और हैंडसम दोनों का मतलब जो है वो गुड लुकिंग ही है, लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट किस तरह से यूज़ करने हैं नाउन को जहन में रखते हुए। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इडियोसिंक्रेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि ना इस पे लहजे भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब एक जो किसी यानी सोसाइटी का भी इसमें फ़र्क होता है ना, एक डिफरेंट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है वो वही मीनिंग कन्वे करने के लिए कोई और वर्ड यूज़ करेगा और किसी और सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वही मीनिंग कन्वे करने के लिए कोई और वर्ड यूज़ करेगा। तो कोलोकेटिव मीनिंग ये होते हैं। आगे हमारे पास है थीमेटिक मीनिंग। सेंटेंस विद सिमिलर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग में हैव डिफरेंट कम्युनिकेटिव वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, थीमेटिक मीनिंग में आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। ये वो वाली मीनिंग होता है यानी एज अ होल पिक्चर, एज अ मेन आइडिया आप इसको कह सकते हैं। सेंट्रल यानी मेन पर्पस क्या है बात करने की। जैसे आपसे कोई सॉरी कह रहा है ना, तो वो सॉरी कहने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करता है, क्या आपको लॉजिक बताता है, क्या मतलब बंदा कहता है ना कि ये मुझसे गलती हो गया या मेरा ये कहने का मतलब नहीं था जिस वजह से वो सॉरी कह रहा है। तो थीमेटिक मीनिंग में हमें उन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं होती है। थीमेटिक मीनिंग इस चीज़ पे फोकस करता है कि बेसिकली वो बंदा है कह क्या रहा है, उसके बात करने का मकसद क्या है, यानी वो सॉरी कर रहा है। तो मेन आइडिया पे, सेंट्रल आइडिया पे फोकस होता है थीमेटिक मीनिंग्स का। वर्ड इज कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच स्पीकर और द राइटर ऑर्गेनाइज द मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर फोकस ऑन एम्फेसिस। थीमेटिक मीनिंग इज मेनली मैटर ऑफ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव ग्रामर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यानी कि ये ग्रामर कंस्ट्रक्शन की मैटर ऑफ चॉइस होता है।
इन अदर केसेस थीमेटिक मीनिंग्स में भी स्ट्रेस एंड इंटोनेशन रदर देन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें ये जो थीमेटिक मीनिंग होते हैं इसमें स्ट्रेस और इंटोनेशन का ज़्यादा रोल होता है, ग्रामर कंस्ट्रक्शंस का नहीं होता है। दैट हाईलाइट्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर रही होती है। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।